शांति भी चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी दिखाते हैं। दैट्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बैलेंस्ड एंड बोल्ड। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी कॉमन टॉपिक फॉर लेक्चरेट, स्पेशली आर्मी एंट्रीज के एसएसबी में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी काफी कॉमन है। सो व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लान होते हैं जिसके अंडर हम दूसरे कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे रिलेशंस को मैनेज करते हैं। एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी से अपने नेशन की वैल्यू, प्रायोरिटीज और नेशनल इंटरेस्ट को शोकेस करता है। हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है जो उनकी हिस्ट्री, कल्चर, पास्ट, प्रेजेंट, ज्योग्राफी हर चीज से रिलेटेड होती है। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। तो ऐसी चीजें, ऐसे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं तभी एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बना पाता है। व्हेन नेशंस मेक देयर फॉरेन पॉलिसी तो उसके कुछ की एलिमेंट्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है। कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सोवरेनिटी को सबसे पहले इंश्योर करते हैं। देन कम्स द डिप्लोमेसी, जिसमें डायलॉग्स, नेगोशिएशन और इंटरनेशनल ट्रीटीज का यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए रिलेशंस को। मिलिट्री अलायंसेस एंड डिफेंस कोऑपरेशन से कंट्रीज अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। और फॉरेन पॉलिसीज से कंट्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स लाइक G20 एंड WTO का पार्ट बनते हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेशंस मिलकर इकोनॉमिक रिलेशंस बनाते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स भी करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर का यूज करके नेशंस एजुकेशन, टूरिज्म एंड मीडिया के थ्रू अपने कल्चर और वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड मल्टीलेटरलिज्म भी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि कंट्रीज इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, उसकी ट्रीटीज को फॉलो करते हैं। 1947 से प्रेजेंट तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी सारा चेंज देखा गया है। इनिशियली कोल्ड वॉर के टाइम पर जब बाईपोलर वर्ल्ड था तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी नैम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। बट आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी मल्टी अलाइंड हो चुकी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कल्चर एंड हेरिटेज में काफी रिच है, इसलिए हम अपनी मोरल वैल्यूज के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। 1947 के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर होती है। उस टाइम पर हम नए नए आजाद हुए थे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस था नॉन अलाइनमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया की उस टाइम पर फॉरेन पॉलिसी में अप्रोच भी काफी डिफरेंट थी, बिकॉज हम आइडियलिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। इसलिए हमने 1954 में चाइना के साथ पंचशील अग्रीमेंट को साइन किया। पंचशील अग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल है ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद चाइना, which are mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence. इंडिया ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। हमने स्लोगन भी दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया के चाइना के लिए उस टाइम पे काफी आइडियलिस्ट अप्रोच थी। हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, पीसफुल रिलेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए 5 प्रिंसिपल्स दिए, बट क्या चाइना ने उनको फॉलो किया? वी ऑल नो द हिस्ट्री व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। 1960s के टाइम पे जब यूएसए एंड सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, उस टाइम पे इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी को चूज किया। यानी हम यूएसए एंड सोवियत यूनियन किसी के भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगे और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करेंगे। एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने 1954 के पंचशील अग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वी वर फॉलोइंग द आइडियलिस्ट अप्रोच, तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे बहुत ही पीसफुल रिलेशंस है, बट वी वर लिविंग इन डार्क, बिकॉज 1962 में चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है और इंडो चाइना वॉर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था, तो हम इस वॉर में हार जाते हैं। बट उसके बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को काफी बूस्ट किया। देन 1964 से 1991 में हमें काफी चेंजेस मिले। हमारी फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्ट से रियलिस्ट की तरफ शिफ्ट हुई, जिसमें हमें काफी चेंजेस देखने को मिले। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज भी काफी चेंज हुई। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर 1965 में सेकंड इंडो पाक वॉर हुआ। इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया एंड आफ्टर दैट मीडिएशन के लिए ताशकंद डिक्लेरेशन कराया गया। देन कम्स द इंदिरा गांधी एरा। यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी मैच्योर हो चुकी थी, काफी रियलिस्ट हो चुकी थी। 1971 में फिर से इंडो पाक वॉर होता है, जिससे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया बांग्लादेश बनाने में हेल्प करता है। एक न्यू नेशन बांग्लादेश इमर्ज होके आता है।
और ये एक ऐसा टाइम बनता है जिसमें इंडिया रीजनल पावर की तरह भी इमर्ज करता है। इससे पहले इंडिया नैम को फॉलो कर रहा था, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, किसी के साथ ब्लॉक नहीं बनाएंगे। बट 1971 में सोवियत यूनियन के साथ इंडिया एक ट्रीटी साइन करता है, दैट इज इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और इस ट्रीटी से इंडिया की 1971 की वॉर में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जब यूएसए एंड यूके की नेवी इंडिया पर एक साथ अटैक करने के लिए आती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आती है, उस टाइम पे सोवियत यूनियन इंडिया की हेल्प करता है और यूएसए एंड यूके की नेवीज को यहाँ से रिटर्न करना पड़ता है। और उस टाइम पे इंडिया की रियलिस्ट अप्रोच का एक और एग्जाम्पल है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, दैट इज स्माइलिंग बुद्धा, जो हमने 1974 में किया था और इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेट किया था। धीरे धीरे इंडिया थोड़ा एक्टिव होने लगता है, रीजनल ग्रुपिंग्स का पार्ट भी बनने लगता है। 1985 में सार्क फॉर्मेशन में इंडिया सार्क को ज्वाइन कर लेता है। सार्क फॉर्मेशन साउथ एशिया में रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए बना था। देन 1991 में डिकेड्स लॉन्ग कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, इंडिया के फॉरेन एंगेजमेंट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो मेजर कंट्री इमर्ज होता है दैट इज रशिया, और आज भी हमारे रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। 1991 से 2010 के बीच में हमें फिर से फॉरेन पॉलिसी में काफी शिफ्ट, काफी चेंज देखने को मिलता है। इस टाइम पर हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट पर फोकस करते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद क्लोज्ड इकोनॉमिक अप्रोच थी, इसलिए हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, इसलिए फिर इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है। देन इंडिया में इंट्रोड्यूस होते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलपीजी रिफॉर्म्स इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी चेंज कर देते हैं। इंडिया में रैपिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन जाता है। देन 1996 में इंडिया गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आता है, जिसमें हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को काफी प्रायोरिटी देते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स दैट इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करेंगे, बदले में इंडिया को कुछ नहीं चाहिए, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के साथ लॉयल रहें बस। सो दैट इज यूनिलेटरल गुडविल का कंसेप्ट हम लेके आते हैं। 1991 में इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस करता है, जिससे हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बनाना चाहते हैं। एंड देन अगेन इंडिया शॉक्स द वर्ल्ड बाय कंडक्टिंग सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, दैट इज ऑपरेशन शक्ति, और यहाँ से इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाता है। हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी अनाउंस करते हैं, दैट इज नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, दैट इज हम मिनिमम से मिनिमम वेपन्स को एक्वायर करेंगे। इससे पहले इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं थे, बट 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, यूएसए से भी हमें काफी एफडीआई आया, तो रिलेशंस में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इन 2000 यूएसए's प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट्स इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी यूएस प्रेसिडेंट विजिट्स इंडिया आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में 2008 में 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन होता है, जो इंडिया और यूएस के रिलेशन में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है। 2010 से फिर से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चेंज देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है। 2014 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होती है, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मस्क्यूलिन अप्रोच है। इंडिया एक एमर्जिंग पावर बनना चाह रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। पिछले कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी असर्टिव बन गई है, मल्टी अलाइन बन गई है और रीजनल लीडरशिप पर फोकस कर रही है। 1991 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, बट 2014 में इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे हम इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट पर और ज्यादा फोकस करते हैं। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करता है, जिसके अंडर हम साउथ एशियन एंड इंडियन ओशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को प्रायोरिटीज देते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन में हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कभी कॉपरेशन होता है, कभी फ्रिक्शन आता है। 2013 में हम चाइना के साथ बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, एंड रिसेंटली हमने देखा कि एलएसी पे काफी टेंशंस बढ़ी है दोनों कंट्रीज के बीच में। 2014 में हम बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट करते हैं। इंडिया आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करता है, जिससे हमारे इकोनॉमिक टाइज साउथ ईस्ट एशिया के साथ काफी इंप्रूव होते हैं। इंडिया एससीओ की मेंबरशिप ले लेता है, एससीओ का मेंबर बन जाता है, जिसके कारण सेंट्रल एशिया, रशिया एंड चाइना के साथ रीजनल कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाता है। काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टाइज के कारण इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंक्रीज होती है। पेरिस एग्रीमेंट के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में गुरुग्राम में है। इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में इससे अपनी लीडरशिप को शो करता है। अदर ग्रुपिंग्स लाइक क्वाड एंड I2U2 का भी इंडिया पार्ट बनता है।
क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ एंगेज करता है। एंड I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए मेंबर्स है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इंडिया के दो होस्टाइल नेबर है, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान, इसलिए हमारे रिलेशंस मोस्टली अनस्टेबल ही रहते हैं इन कंट्रीज के साथ, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहता है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में रीजनल इंस्टेबिलिटी भी एक हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 के बाद काफी कंट्रीज की इकोनॉमी को सफर करना पड़ा, स्पेशली श्रीलंका। नेपाल में भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। कंट्रीज लाइक म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिनमें मेजर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भी इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। एंड चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में इंडिया अपने रिलेशंस यूएसए, रशिया एंड चाइना के साथ एक साथ मैनेज कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो दिस शोज दैट कैसे इंडिया ग्रेट पावर्स को एक साथ बैलेंस कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चाइना की इकोनॉमी काफी बढ़ती जा रही है, बट इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एंड प्रेजेंट टाइम में इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें अपने डेवलपमेंट गोल्स को क्लाइमेट कमिटमेंट्स के साथ बैलेंस करने की काफी जरूरत है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमें बाइलेटरल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए ओवर मल्टीलेटरल अप्रोच। एग्जाम्पल, दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है, इश्यूज है, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमें उन डिस्प्यूट्स को बाइलेटरली सॉल्व करना चाहिए विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। हमें रीजनल ग्रुपिंग्स जैसे सार्क एंड बिम्स्टेक पर फोकस करना चाहिए। इंडिया अफ्रीका समिट्स भी काफी क्रूशियल है, बिकॉज वी कांट इग्नोर अफ्रीका इन दिस प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स। इंडिया अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर और काम कर सकता है। हम इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स लाइक G20 एंड ब्रिक्स का यूज करके ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हमें AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी एक्टिवली काम करना चाहिए ताकि हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी इंश्योर हो जाए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए एंड पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए सॉफ्ट पावर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जैसे कि हम एजुकेशन का, ग्लोबल योगा, डिप्लोमेसी का यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच, जैसे कि इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे किया था कि हमने अंडर डेवलप्ड नेशंस को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करी थी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी थी। इंडिया हमेशा डिजास्टर रिलीफ में भी कंट्रीज के साथ रहता है, हमेशा हेल्प करता है। एंड टुडेज एरा इज नॉट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इट इज ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, इसलिए हमें मल्टी अलाइनमेंट पर अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को रखना चाहिए। इंडिया को क्वाड, I2U2, ब्रिक्स, SCO पर एक साथ अच्छे से एंगेज करना चाहिए एंड इंडिया इज डूइंग दैट। एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से काफी डिफरेंट है, बिकॉज अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 हमने वर्ल्ड को काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एंड एट लास्ट यू कैन कंक्लूड योर लेक्चरेट बाय सेइंग दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट तक शिफ्ट हुई है, और आज के टाइम पर इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस पे रखता है एंड उसके बाद ही हम ग्लोबल एंगेजमेंट करते हैं। एंड इंडिया का फोकस हमेशा पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने पर रहता है, एंड इंडिया ऑलवेज वांट्स मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।